क्रांतिवीर पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा, जन्म 4 अक्टूबर 1857, मांडवी, कच्छ। निधन 31 मार्च 1930, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भूतपूर्व कच्छ राज्य की राजधानी भुज। कई अर्थों में पिछड़ा होते हुए भी इस नगर के ऐतिहासिक भवन का कलाकौशल और निर्माण सौंदर्य आज भी पर्यटकों और शिल्प कला प्रेमियों को आकर्षित करता है। यहीं से 52 किलोमीटर की दूरी पर बसे मांडवी नगर पहुंचने का ये कटीला रेतीला रास्ता मानो किसी रेगिस्तान से गुजरने की याद दिलाता है। और तब पहुंचते हैं मरुथल और सागर के बीच बसी इस अनोखी नगरी मांडवी में, जिसका बंदरगाह कभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यातायात का केंद्र हुआ करता था। यहीं की गोदी पर मजदूरी करने वाले करसनजी भानुशाली के यहाँ 4 अक्टूबर 1857 को अर्थात प्रथम स्वाधीनता संघर्ष आरंभ होने के कुछ ही समय बाद मोहल्ला मोतीफलिया के इस घर में एक बालक ने जन्म लिया। नाम मिला श्यामजी करसन, जिसे आगे चलकर श्यामजी कृष्ण वर्मा के नाम से जाना गया। घर की जर्जर और उपेक्षित दशा देखकर ये सहज विश्वास हो जाता है कि ये किसी क्रांतिकारी का ही घर होगा। गहन मौन फिर भी मुखर इन आंखों में मातृभूमि की मुक्ति का स्वप्न संजोए इस क्रांति नायक को आज न केवल भारत वरन समस्त विश्व में, विदेशों में भारत मुक्ति संघर्ष का अग्रदूत तथा क्रांतिकारियों का मुकुटमणि जैसे नामों से जाना जाता है। रूसी लेखिका 1912 लिखे एक पत्र में उन्हें भारत का मैजनी कहा था। ये अलग बात है कि ऐसे कर्मठ देशभक्त के विषय में उन्हीं के नगरवासियों ने भी थोड़ा बहुत तभी जाना जब 1957 में श्याम जी की जन्मशती के अवसर पर मांडवी नगर में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। इससे कुछ ही वर्ष पूर्व उनकी पत्नी भानुमती की स्मृति में एक प्रसूति गृह भी बनाया गया, जिसके निर्माण का अधिकांश धन उनके निधन स्थान जेनेवा से प्राप्त हुआ। ये चित्र है उनकी इकलौती छोटी बहन दाई बेन का, जो पूरे जीवन अभावों और उपेक्षाओं में पिसती हुई अभी कुछ वर्ष पूर्व ही संसार से चल बसी। अपनी आरंभिक शिक्षा मांडवी में ही पूरी कर इस मेधावी छात्र ने भुज के एल्फ्रेड स्कूल में प्रवेश लिया। अभी ये बालक 10 वर्ष का ही था कि मां की मृत्यु हो गई। इसी कारण पिता के एक साथी मथुरा दास लव जी उसे अपने साथ बंबई ले आए।
बम्बई में श्याम जी ने अपनी स्कूली शिक्षा विल्सन हाई स्कूल में पूरी की। संस्कृत अध्ययन के लिए उन्होंने सेठ गोकुलदास की पाठशाला में प्रवेश लिया। और फिर अपनी उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने चुना प्रसिद्ध एल्फिंस्टन कॉलेज। तीनों ही संस्थाओं में श्याम जी ने अपनी असाधारण योग्यता का परिचय दिया। श्याम जी के तेजस्वी व्यक्तित्व और पांडित्य से आकर्षित होकर सेठ छबीलदास ने 1875 में अपनी 13 वर्षीय पुत्री भानुमति का विवाह 18 वर्षीय श्याम जी से कर दिया। इसी वर्ष भारत की यात्रा पर आए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के संस्कृत प्रोफेसर मोनियर विलियम्स की भेंट श्याम जी से हुई। इसी वर्ष की तीसरी प्रमुख घटना थी 10 अप्रैल 1875 को बंबई में स्वामी दयानंद द्वारा भारत में पहली बार आर्य समाज की स्थापना, जिसे आज काकड़वाड़ी आर्य समाज के नाम से जाना जाता है। यहीं से कुछ दूर रामजी कावत जी संस्थान में स्वामी जी का भाषण सुनकर श्याम जी के जीवन में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वे सदा के लिए स्वामी जी के शिष्य हो गए। इस विषय में इसी आर्य समाज के भूतपूर्व व्यवस्थापक स्वर्गीय पंडित दयाशंकर जी के विचार। महर्षि दयानंद महाराज का इस बंबई नगर में आगमन हुआ। उस समय रामजी कावस जी हॉल में महर्षि जी के बहुत से व्याख्यान हुए और उन व्याख्यानों में श्याम जी कृष्ण वर्मा इनकी उपस्थिति हुआ करती थी। और महर्षि जी के व्याख्यान और यहाँ के पौराणिक बहुत से विद्वानों के साथ में जो महर्षि जी के शास्त्रार्थ हुए, उस शास्त्रार्थ से प्रभावित होकर श्याम जी महर्षि दयानंद महाराज के शिष्य बने और उनके पास में आकर के यहाँ पर आर्य समाज और वैदिक धर्म की दीक्षा ली और जीवन भर उन्होंने इस व्रत को निभाया। और महर्षि जी की प्रेरणा से ही भारत को छोड़ के वह बाहर यूरोप में गए और वहाँ पर बैरिस्टर बनकर और साथ साथ में भारत से जाने वाले विद्यार्थियों को वहाँ पर वह सहयोग भी देते रहे और उन्हें महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा बताए हुए मार्ग से परिचित कराते हुए इस गुलाम भारत को स्वतंत्रता किस प्रकार से मिले, इसका संदेश भारतीय नवयुवकों को सदा देते रहे। उसी के परिणाम स्वरूप भारत में सशस्त्र क्रांति का आविर्भाव हुआ। श्याम जी कृष्ण वर्मा इस आर्य समाज बंबई काकड़वाड़ी, जो ये संसार का सर्वप्रथम आर्य समाज है, इसके वह प्रारंभिक मेंबर थे, सदस्य थे और वह उनकी सदस्यता जीवन भर बनी रही और इस समाज के साथ भी उनका संबंध रहा। भारत में महर्षि दयानंद महाराज जिन जिन स्थानों पर गए, उस स्थानों पर भी श्याम जी का सदैव संबंध बना रहता था और स्वामी जी द्वारा स्थापित परोपकारिणी सभा के भी वह आजीवन सदस्य रहे। श्याम जी भारतवर्ष के जितने भी क्रांतिकारी जो इस देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले नवयुवक थे, उनके वह प्रेरणादाता थे, जिसमें उदाहरणार्थ बैरिस्टर विनायक दामोदर सावरकर, लाला हरदयाल, देवता स्वरूप भाई परमानंद, इंदुलाल याग्निक,
आदि आदि वह महानुभावों के प्रेरणादाता रहे हैं। वह श्याम जी का कार्यक्रम भारतवर्ष की स्वतंत्रता दिलाने में और भारतवर्ष को हर प्रकार से मार्गदर्शन करने में बहुत ही उत्तम रहा है, जो इतिहास में वो भुलाया नहीं जा सकता। स्वामी जी के निर्देश पर उन्होंने आर्य समाज के प्रचार प्रसार के लिए देशाटन आरंभ किया और 1878 में भक्तों, देशभक्तों व शूरवीरों की नगरी पुणे आए। पुणे में लोकमान्य तिलक से उनकी भेंट का कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता, पर यह भी न मानने का कोई कारण नहीं कि एक ही समय पर एक ही नगर में एक ही विचारधारा के दो क्रांतिकारी देशभक्त एक दूसरे से न मिले हैं। ये बात इस तथ्य से और भी सिद्ध होती है कि श्याम जी के विदेश जाने के बाद तिलक जी से उनका पत्र व्यवहार बराबर बना रहा। यहीं पुणे के केसरी पुस्तकालय में इन दोनों के पत्रों की एक पूरी फाइल है, जिसमें वे 7 पत्र भी हैं जो पेरिस में श्याम जी को उनके क्रांतिकारी सहयोगियों ने लंदन और बर्लिन से लिखे थे। अठारह सर मॉनियर विलियम्स ने श्याम जी को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्यापन के लिए आमंत्रित किया। श्याम जी के लंदन जाने का एक कारण उनके गुरु स्वामी दयानंद जी की ऐसी इच्छा भी थी। गुरु शिष्य के इस प्रगाढ़ संबंध पर श्री क्षितीश वेदालंकार के उद्गार। इंग्लैंड में रहकर ऑक्सफोर्ड में संस्कृत पढ़ाने का अवसर मिला और उसमें भी ऋषि दयानंद की प्रेरणा का बहुत बड़ा हाथ था। उसके पश्चात मॉनियर विलियम्स ने जो संस्कृत का और अंग्रेजी का कुछ कोश लिखा है, उसकी भूमिका में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात का उल्लेख किया है। उसका उल्लेख मैं आपके सामने करना चाहता हूँ। मॉनियर विलियम्स ने लिखा है अपने उस कोश की भूमिका में कि एक बार अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक भाषण दिया था, जिसमें संसार के सब जितने भारत विद्यावेत्ता थे वो सब उपस्थित हुए थे। उसमें उनके भाषण का विषय ये था, संस्कृतम प्रकृति, अर्थात संस्कृत सब भाषाओं का मूल है और संस्कृत अपने आप में किसी और भाषा से निकली नहीं है। ये देव गिरा है, देववाणी है। ये बड़ा विद्वत्तापूर्ण जब भाषण उन्होंने दिया, उस समय संसार भर के उपस्थित प्राचीन विद्या को जानने वाले पंडितों में बड़ी हलचल मची थी और उनके उस भाषण की बहुत प्रशंसा हुई थी। ये बात मॉनियर विलियम्स ने अपने कोश की भूमिका में लिखी है। ऋषि दयानंद और श्याम जी कृष्ण वर्मा के जीवन का एक दूसरे पर जो असर पड़ा होगा वो इस समय भी हम कल्पना कर सकते हैं, परंतु श्री दयानंद की प्रेरणा से श्याम जी कृष्ण वर्मा ने, अगर मैं ये कहूँ तो कोई गलती नहीं होगी, कि भारतवर्ष में उद्योगों की स्थापना में सबसे पहला कदम अगर किसी ने उठाया तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। पंडित श्याम जी कृष्ण वर्मा जहाँ संस्कृत के धुरंधर पंडित थे, वह अंग्रेजी के और आंग्ल साहित्य के तथा आधुनिक साहित्य के भी बहुत अच्छे विद्वान थे
और ये उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। यहाँ उदयपुर के दीवान रहे, जूनागढ़ के दीवान रहे और अनेक बड़े बड़े वरिष्ठ पदों पर रहे, लेकिन अंत में इंग्लैंड में जाकर उन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की और भारत से जो लोग वहाँ विद्या पढ़ने जाते थे उन सब युवकों को वो क्रांति की दीक्षा देते थे। एक तरह से उनको क्रांतिकारियों का पितामह कहा जा सकता है। इस प्रकार के श्यामजी कृष्ण वर्मा अंग्रेजों के ज़माने में किस प्रकार तिरस्कृत रहे, इसका भी एक उदाहरण आपको दे दूँ। उस समय श्यामजी कृष्ण वर्मा का नाम लेना अपराध था। जब अंग्रेजों का शासन था तो एक पत्रिका में श्यामजी कृष्ण वर्मा के संबंध में एक लेख निकला और वो पत्रिका जब्त हो गई, केवल इसलिए कि श्यामजी कृष्ण वर्मा की चर्चा उसमें थी। उनका नाम लेना इतना बड़ा अपराध माना जाता था। उसके बाद जब भारतवर्ष आज़ाद हो गया तब भी ये तो कहा गया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अहिंसात्मक हत्या के द्वारा देश को आज़ादी दिलवाई, लेकिन क्रांतिकारियों का जो योग था उसको भुला दिया गया। सच बात यह है कि क्रांतिकारियों का भी भारतवर्ष की आज़ादी में बहुत बड़ा योग है और क्रांतिकारियों में श्यामजी कृष्ण वर्मा का बहुत बड़ा योग है। ये बातें इतिहास से मिटाई नहीं जा सकती। लंदन में श्यामजी संस्कृत के अध्यापन के अतिरिक्त ग्रीक, लैटिन आदि विदेशी भाषाओं का अध्ययन व अध्ययन भी आरंभ किया। मूर्धन्य जर्मन भाषाविद मैकमूलर ने श्यामजी के विषय में कहा था, इस समय न केवल यूरोप में अपितु भारत में भी ऐसा पंडित नहीं है जो संस्कृत में अपूर्व योग्यता के साथ ग्रीक व लैटिन का भी ऐसा मर्मज्ञ ज्ञाता हो। अठारह के अंत में शायद स्वामी जी के निधन के बारे में जानकर वे कुछ समय के लिए भारत लौटे, पर मार्च 1884 में पत्नी को साथ लेकर वे फिर लंदन चले गए। यहाँ उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा पास की। और जनवरी 1885 में स्वदेश लौटकर बंबई हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। इसी वर्ष रतलाम के दीवान राव बहादुर गोपाल राव हरि देशमुख अपने कार्यभार से मुक्त हुए और इस रिक्त स्थान पर श्यामजी की नियुक्ति करवा दी। पर 3 वर्ष बाद उन्होंने अजमेर आकर फिर वकालत शुरू कर यहाँ रहकर स्वयं की परोपकार को भी आगे बढ़ाना था। श्यामजी ये भी जानते थे कि देशी रियासतों में राष्ट्रीयता और एकता की भावना जगाए बिना देश को मुक्त करा पाना संभव नहीं। इसीलिए 1892 में उन्होंने उदयपुर आकर महाराणा के राजभवन से दीवान का कार्यभार संभाला। राष्ट्रीय चेतना की इस मशाल को लिए उन्हें जूनागढ़ के दीवान कार्यभार संभाला। और देश में निरंतर बदलते हुए घटना चक्र से विशेषकर 1897 में तिलक जी की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने विदेशों में आजादी की अलख जगाने का व्रत लिया और इसी वर्ष मातृभूमि से विदा लेकर पुनः लंदन प्रस्थान किया। दूरदर्शी श्यामजी ये बात भी जान गए थे कि भारत की आजादी की लड़ाई ब्रिटिश भारत की अपेक्षा स्वयं लंदन में रहकर अधिक चतुराई से लड़ी जा सकती, जहां का उदार कानून, न्यायप्रियता और दीन दलितों की सुरक्षा के लिए सर्वोपरि माना जाता है। लंदन में श्यामजी पर सबसे गहरी छाप पड़ी अंग्रेज दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर, जहां स्वामी दयानंद उनके धार्मिक और सामाजिक गुरु थे, वहां हर्बर्ट स्पेंसर को उन्होंने राजनीतिक आदर्श के रूप में स्वीकार किया। लंदन में श्यामजी के 2 अगले बड़े कार्य थे। 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना और इसी संस्था के माध्यम से
इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र का संचालन। उस समय लंदन में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की सबसे विकट समस्या ये थी कि उनके पास रहने के लिए कोई सम्मानजनक स्थान नहीं था। इस दिशा में श्याम जी का सबसे साहसिक व ऐतिहासिक कदम था इंडिया हाउस नामक छात्रावास की स्थापना। 65 क्रामवेल एवेन्यू उत्तरी लंदन स्थित ये विशाल भवन शीघ्र ही क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए विख्यात हो गया। विशेषकर 1906 के बाद जब श्याम जी द्वारा दी गई शिवाजी छात्रवृत्ति लेकर विनायक दामोदर सावरकर नामक एक महाराष्ट्रीय तरुण इसमें रहने आया। ग्रेज इन में कानून की पढ़ाई करने आए इस तेजस्वी युवक ने अपनी अगाध देशभक्ति, वाक एवं लेखन प्रतिभा और कुशल संगठन शक्ति से पूरे लंदन के राजनीतिक रंगमंच पर हलचल मचा दी। भवन के वातावरण से प्रेरित होकर इसमें आकर रहने वालों में अन्य क्रांतिकारी थे लाला हरदयाल, भाई परमानंद और मदनलाल धिंगरा। श्याम जी के इंडिया हाउस से निरंतर बढ़ती हुई गतिविधियां अंग्रेज सरकार की आंख में खलने लगी। उन्होंने श्याम जी के पत्र पर प्रतिबंध लगाकर इसके प्रकाशक गाय एल को गिरफ्तार कर लिया। श्याम जी के निवास 60 महवेल रोड पर कड़ा जासूसी पहरा लगा दिया गया। निरंतर पीछा करती हुई इन प्रेतात्माओं को चकमा देकर श्याम जी 1907 में पेरिस चले गए। इंडिया हाउस का समस्त कार्यभार अब उनके प्रीति पात्र सावरकर ने संभाला। 10 एवेन्यू ग्रे पास ही पेरिस में रहकर श्याम जी ने और जोरों शोरों से अपना संघर्ष आरंभ किया। प्रसिद्ध क्रांतिकारी महिला मैडम कामा भी इस स्वाधीनता आंदोलन में उनके साथ जुट गए। यहाँ श्याम जी ने फ्रांस के क्रांति गीत ला मार्शल्स का हिंदी, बांग्ला, गुजराती आदि कई भाषाओं में अनुवाद कर उसे देश विदेशों में वितरित किया। गीत का हिंदुस्तानी रूपांतर इस प्रकार था। भारत मुक्ति के लिए विश्व जन जागरण का सबसे सफल अभियान था जर्मनी नगर स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय समाज संघ का अधिवेशन। इसमें भारत का नेतृत्व किया पेरिस के सरदार सिंह राणा और मैडम कामा ने। आज हिंदुस्तान का पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए मैडम कामा ने गर्ज कर कहा कि पहचानिए ये स्वतंत्रता का ध्वज है। शहीद रक्त में सिंचित होकर ये और भी पावन गया है। यहाँ उपस्थित सभी स्वतंत्रता प्रेमी उठकर इस भारतीय ध्वज को सम्मान दें। 1 जुलाई 1909 को लंदन इंपीरियल इंस्टीट्यूट में मदनलाल धिंगरा द्वारा इंडिया ऑफिस के अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या लंदन तो हिला ही पर पेरिस में श्याम जी तक भी पहुंची। पेरिस में रहते हुए भी श्याम जी विश्व के राजनीतिक घटनाचक्र पर पूरी नजर रखे। लंदन में इंडिया हाउस और सावरकर से उनका संपर्क बराबर बना है। उन्हें और सावरकर को सीधा घटना से जोड़ा गया। सत्रह अगस्त को पेंटनविल जेल में मदनलाल धिंगरा को फांसी होने के बाद श्याम जी के इंडिया हाउस को सरकार ने जब्त किया।
प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होते ही देने थे। अब उनका जीवन अपेक्षाकृत शांत और शिथिल पड़ गया। इसका लेख पंडित ने अपना कथन दिया तो उन स्वयं जनेवा में श्याम जी मिले थे। श्याम जी कृष्णवाल अपनी पत्नी के साथ जनेवा के घर में उनके तल्ले पर रहते थे। उनके व्यक्तित्व और कम में पड़ी सभी वस्तुओं में एक अजीब बदलाव था। ऐसे ही एक आखी संगमहीन प्राय रोगग्रस्त और शिथिल जीवन का अथय बोझ ढोते ढोते अंततः 31 मार्च 1930 को इसी जनेवा में विदेशों निभा के संघर्ष का ये क्रांति सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया। ये है उनकी जन्म नगरी मांडवी का सार्थक गहन सौम्य और नयनाभिराम, जहाँ आज के सूर्य ने अपनी नियमित परिक्रमा पूरी करी है। पर समीप ही लगी ये कतार दर कतार पवन चक्कियां जो कभी रुकती नहीं, थकती नहीं, सतत अविराम संघर्ष का संदेश देती हुई ये कहती सी लगी हैं, इस जमीन पर तो एक आसमां छोड़ जा, वक्त की रेत पर नक्शा छोड़ जा।